चलिए, आप सभी का वेलकम है आज की हमारी पेड क्लास में। आज हमारी फर्स्ट पेड क्लास है आप सभी के साथ, जो हमारा नया बैच बना है आज। ओके, तो ऑल आर वेलकम। क्योंकि हम एक ईश्वरीय विद्या सीखने जा रहे हैं आज से, तो सबसे पहले आप अपने गुरु, अपने ईश्वर, उनको ध्यान करेंगे 30 सेकंड के लिए, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे। क्योंकि ये कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, इसके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग होना, गुरुओं की ब्लेसिंग होना बहुत जरूरी है, तभी ये साइंस आपको समझ में आएगी। ठीक, तो 30 सेकंड के लिए आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और उस परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेंगे और ये बोलेंगे, उनको कमिट करेंगे कि इस विद्या को सीख कर हम समाज, सोसाइटी, लोगों की हेल्प करेंगे और उसके बाद हमारी जो इनकम होगी वो हमारी होगी। इस भाव के साथ अगर आप ये कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जय श्री कृष्ण। ठीक है, एक दो चीजें और मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी क्लास में आपको कुछ लेकर नहीं बैठना, सिर्फ मुझे सुनना है। ओके, जिसने मेरी गाइडलाइन पर 3 महीने काम कर लिया, सिर्फ 3 मंथ्स, वो वर्ल्ड का बेस्ट टैरो का रीडर बन जाएगा, सिर्फ 3 महीने। आप जो जो बनना चाहते हैं हाथ उठा दो, कौन कौन बनना चाहते हैं? सही बनना चाहते हैं, बन जाए, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने का मतलब यह है कि हमारा लगभग 1 महीना हमारा कोर्स चलेगा और 2 महीने आपकी प्रैक्टिस है और मेडिटेशन है, बस। जिसने वो कर ली, आपको कोई टैरो कार्ड में बीट नहीं कर सकता। निकी जी, आप रिक्वेस्ट ना भेजें, ऐसे रिकॉर्डिंग आप अपने अंत से नहीं करेंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा बाद। ठीक है, पेशेंस रखिए। ठीक है जी। दूसरा, दो तीन चीजें और हैं, आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, तो दो चीजें और ध्यान रखेंगे आप। साईं जी के दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब होता है फेथ। कोई भी डिवाइन साइंस आपको तब तक नहीं आएगी जब तक उस डिवाइन साइंस में और जो पढ़ा रहा है गुरु में, जब तक आपका 100% विश्वास उस गुरु या उस साइंस में नहीं होगा, तो आप कोई भी मोडालिटी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आपको फेथ वो जनरेट करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं जब आपने फीस दी है, सीखने के इच्छुक हैं, तो डेफिनेटली फेथ होगा। Okay? दूसरा होता है सबूरी। सबूरी का मतलब है सब्र, पेशेंस। एक अच्छे कंसल्टेंट की सबसे बड़ी निशानी है कि उसमें पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे मटेरियल वर्ल्ड में काम करेंगे, कमर्शियल एंगल पर काम करेंगे, तो सारे लोग जितने परेशान है वो सारे इम्पेशेंट आपके पास आएंगे, है ना? तो आपने पेशेंसली उनकी बातें सुननी है, तो वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, चाहे ड्यूरिंग द कोर्स है या कोर्स के बाद है। ठीक है, पेशेंस का मतलब है कि मुझे पता है कब मुझे रिकॉर्डिंग देनी है, मुझे पता है कब मुझे लिटरेचर देना है, मुझे पता है कब कौन सी चीज आपको पढ़ानी है। क्योंकि आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, मैं इस सब्जेक्ट को हजारों बार पढ़ा चुका हूं और अब तक 9,000 स्टूडेंट पढ़कर जा चुके हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कब कैसे क्या आपको देना है। आप अपनी सिर्फ झोली खाली करके बैठिएगा, 25 दिन के बाद आप बहुत कुछ यहां से लेके जाएंगे। क्योंकि ये हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स है ना? 25 दिन का तो कोर्स शॉर्ट टर्म ही होता है। अब मैं बोलूँ कि 6 महीने पढ़ो, 1 साल पढ़ो मेरे साथ, तो शायद कोई नहीं पढ़ने आएगा। ठीक है, लेकिन इन 25 दिनों में जो 6 महीने का कोर्स होता है, मैं वो आपको दे दूंगा। लेकिन आपने घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने 25 दिन दिया, 25 दिन में आप परफेक्ट हो गए। नहीं, आपके पास सारे टूल्स आपके पास आ गए। अब उस टूल की घर बैठकर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि प्रैक्टिस कहाँ करनी है आपने, और कर कर कैसे अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करेंगे आप। चाहे किसी ऐप पर काम करें आप, चाहे अपना काम करें, हम यहां तक आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपने अपना काम करना है तो वो भी आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, कैसे क्लाइंटेज लेकर आनी है अपने आप अपने पास। ठीक है, तो ये फुल पैकेज है। आप सिर्फ ब्लाइंडली मुझे फॉलो कीजिएगा और विद इन 3 मंथ आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। क्योंकि अब से पहले हजारों स्टूडेंट आप जैसे पढ़कर गए हैं और उन्होंने टेस्टिमोनियल्स जो दिए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी करेंगे। ठीक है, कुछ एक आध लोगों के जो आप में से कोई को है हमारे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़ा फियर फैक्टर में है। सर हम सीख पाएंगे नहीं, हमारा क्या होगा सर? सर हम सीख, डेफिनेटली सीख पाओगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं हजारों बार पढ़ा चुका भाई, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। तो आप मेरे पे तो विश्वास कीजिए। ठीक है, तो एक डॉक्टर होता है ना कि पहली बार ऑपरेशन कर रहा है, तो फिर डरना जरूरी है यार, पता नहीं मरेगा जिंदा रहेगा इंसान।
है ना, मैं बहुत बार ऑपरेशन कर चुका हूँ, अब तक 100% रिजल्ट है मेरा। तो आप लोग भी सीख कर जाएंगे, ये दिमाग में पहले दिन से बैठा लीजिए। और नहीं तो मैं फिर वो डंडा उठा लूंगा, है ना, वो मैं उस पुराने जमाने का मास्टर बन जाऊंगा। फिर अभी तो मैं टीचर हूँ, मेंटर हूँ, फिर मैं मास्टर बनूंगा, है ना। मास्टर लोग का क्या, मार मार के पढ़ाया करते थे, ठीक है। और ज्यादा काम दूंगा, नहीं करके लाएंगे तो आपके बच्चों को आपकी शिकायत करूंगा, तब तो पढ़ोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब पढ़ के जाएंगे, सब सीख के जाएंगे, पेशेंस रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम आज थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ आपकी मैं क्वेरी सोल्व करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स हो सब्जेक्ट को लेकर। तो सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। आपको कार्ड कौन से लेने हैं ये भी बताऊंगा। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, हल्का सा चीजें वही पढ़ाऊंगा जो ऑलरेडी मैंने वेबिनार वगैरह में पढ़ाई है, लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स आज से शुरू हो रहा है तो। और ये हमारा लिखा है प्रोफेशनल टैरो कार्ड, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल टैरो कार्ड है। इसके बाद टैरो कार्ड के अंदर कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज यहाँ पर डिकोड करने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए तैयार रहिए। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पहली बार अभी ज्वाइन किया, जिसने मेरा कोई क्लास भी ना देखी हो, वो सिर्फ हैंड रेज करे। कोई ऐसा है क्या जिसने कोई वेबिनार भी मेरा नहीं देखा अभी तक? ऐसा शायद कोई नहीं होगा वैसे तो। कोई है तो हैंड रेज कर लें प्लीज। ओके, यानी कि सभी ने कुछ ना कुछ वेबिनार या क्लास देखी हुई, ठीक है। तो मैं कोई भी एक कार्ड ले लेता हूं पहले, है ना, कोई भी कार्ड लेता है। चलो ये वाला कोई माइक ऑफ रखें। चलो मैं माइक ऑफ नहीं कर। हाँ जी। अब यहां पर आपके देखिए, आपके सामने दो कार्ड नजर आ रहे हैं आप सभी के। कार्ड को देखने का तरीका क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप। जैसे मैं हमेशा आपको वेबिनार में बताया था मैंने, कि सबसे पहले कार्ड का जो एनवायरमेंट है उस पर नजर आपने गड़ानी है ना। जो कार्ड का एनवायरमेंट है, जैसा कार्ड का एनवायरमेंट है वैसा ही एनवायरमेंट सामने वाले की जिंदगी में चल रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी के लिए हमारा द हैंगमैन निकल कर आया, और ये देख आपने शायद वेबिनार में अगर आप मेरे साथ होंगे तो फर्स्ट डे जो हमने वेबिनार किया था, क्लास की थी टैरो की, उसके अंदर किसी लेडी के लिए ये द हैंगमैन निकल कर आया। और मैंने बताया था कि आपकी जिंदगी में कुछ इसी तरह की चीज चल रही है, आप कहीं ना कहीं उल्टे लटके इंसान है ना कुछ एकदम मुसीबत या कुछ एक ऐसी अनवांटेड इवेंट आपकी लाइफ में आ चुका है। उन्होंने बोला यस, आया है, मैं कुछ ऐसा ही फील कर रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसा कार्ड आपके सामने आएगा वैसा ही कुछ सामने वाले की जिंदगी में चल रहा है। हमारे किसी के लिए ये कार्ड निकल कर आया है, तो यस, जैसे जिस तरह यहां देख रहे हैं आप, एक इंसान है उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकने का मतलब आम भाषा में ये होता है कि मुसीबत आ जाना। कोई ऐसा, कोई ऐसी फोर्स आपके पास आ गई जो अनवांटेड फोर्स है ना, जिसको आप नहीं चाहते आपकी जिंदगी में आए। और ये कुछ हैक्टिक शेड्यूल भी बताता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी बताता है, फाइनेंशियल वरी भी बताता है, ओके। कोई बर्डन बताता है, कोई ऑफिस का ऐसा काम जिसमें आप ना चाहकर भी फंस गए हो, इस तरह की चीजें भी बताता है। तो कहीं ना कहीं आप उल्टे लटके इंसान। तो अगर किसी की रीडिंग में ये आया तो इंसान इसी तरह से की प्रॉब्लम को कुछ झेल रहा है, या ये प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आने वाली। और अगर कोई किसी रीडिंग में ये वाला कार्ड निकल कर आया है, तो आप इस कार्ड का एनवायरमेंट देखिए पहले, कितना अच्छा एनवायरमेंट है। अभी हम पढ़ेंगे इसको सब कुछ आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले कार्ड के ऊपर नंबर क्या होता है उसको देखना होता है हमें। कार्ड के ऊपर नंबर क्या है, जैसे कार्ड का नंबर 3 है, ये 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम सब सीखेंगे। और ये सारी चीजें स्लाइड्स में नहीं होंगी, तो आपको रिकॉर्डिंग सुनकर बाद में अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। जिसने ये बना लिया रिकॉर्डिंग को, एक या दो बार सुन लिया, डेफिनेटली आपको कोई बीट नहीं कर सकता फिर टैरो कार्ड। तो यहाँ पर हर नंबर का मीनिंग होगा। यहाँ पर जितने कलर्स नजर आ रहे हैं, जैसे पीछे येलो कलर्स है, बहुत अच्छा कलर है येलो कलर, जुपिटर का कलर है, पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे यहाँ क्रॉप्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर साइप्रस ट्री नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक लेडी बैठी है। इसके ओवरऑल मतलब कार्ड को ओवरऑल जब आप देखते हो तो कैसा फील कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कार्ड का बैकग्राउंड का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, वेजिटेशन है, नेचर के करीब है। और यहाँ पर एक यंग लेडी एक बैठी हुई है जिसमें क्राउन पहना हुआ है ना।
जिसके हाथ में कुछ पावर पोजीशन है, जिसकी एक सीट है, कार सीट है, सीट का कलर ऑरेंज है, इसके मतलब अलग है ना? एक डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई है। तो ओवरऑल टोटलिटी में जब हम कार्ड को देखते हैं तो कार्ड की देखकर एक अच्छे भाव, एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इसका मतलब सामने वाले की जिंदगी में कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट एट प्रेजेंट चल रहा है। तो सबसे पहले कार्ड का एनवायरनमेंट देखेंगे, फिर कार्ड के ऊपर नंबर्स हैं, कलर्स हैं, कार्ड के ऊपर कुछ ह्यूमन फिगर बनी होगी या कुछ और चीज बनी होगी, तो उन सबके मतलब को हम डिकोड करेंगे। तो ये टोटल 78 कार्ड्स हैं। इन 78 कार्ड्स को हम अभी कॉन्शियस माइंड से जितनी चीजें डिकोड कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। फिर कार्ड को देखने का नजरिया क्या होता है, कार्ड में से छुपी चीजें कैसे निकालेंगे, वो मेडिटेशन पे जाकर वो हम सीखेंगे। ओके। और फिर कार्ड को मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा, तब आपके जहन में ये कार्ड बैठ जाएंगे। अभी आप में से किसी एक ने पूछा था कि सर 78 कार्ड्स हैं सर, इनकी मीनिंग कैसे याद होंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चले जाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा कब हमारा कोर्स खत्म हो गया और आपको सारे कार्ड्स। ठीक है? वो मेरा काम है कैसे सिखा। तो कार्ड का एनवायरनमेंट जो मैं पहले बता रहा था कि कार्ड का एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट वैसे ही एनवायरनमेंट सामने वाले की जिंदगी में चल रहा होता है। तो हिस्ट्री है टैरो की, ये हमने किया, लेकिन दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की हो मेरी, तो ये हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं, टैरो की हिस्ट्री क्या है। द मोस्ट कॉमन थ्योरी गो टू एंशियंट इजिप्ट एंड थाओ। Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. Common myth is that tarot was brought to Europe by the gypsies. तो बेसिकली बहुत सारी कॉमन थ्योरीज हैं, कुछ मिथ हैं। ये कहाँ से आई है? कोई कहता है इजिप्ट से आई है, कोई कहता है जी चाइना से आई है। लेकिन जो कॉमन मिथ है, मतलब एक ओवरऑल कॉमन मिथ जो निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है कि ये कार्ड सबसे पहले यूरोप में पाए गए जिप्सियन के द्वारा। जिप्सियन एक कम्युनिटी है, जिस तरह हमारे यहाँ बंजारे लोग होते हैं इंडिया में, वो घूमते रहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, इस तरह से यूरोप के अंदर एक जिप्सियन कम्युनिटी है जो कि घुमक्कड़ टाइप लोग हैं, है ना, घूमते रहते हैं। वो कहीं से लेकर आए इन टैरो कार्ड को यूरोप के अंदर। ये भी मिथ था, लेकिन कॉमन मिथ यही था। लेकिन जब फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंसेज मिलते हैं, प्रमाण जो मिलते हैं, है ना, वो मिलते हैं वाकई में। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेज से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो सोचिए 14th सेंचुरी में यूरोप में इसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिले हैं। तो यहां से प्रूव होता है कार्ड जो है वेस्टर्न कल्चर से, यानी कि यूरोप से आए हैं कार्ड। लेकिन वो कार्ड के रूप में नहीं थे, वो एक गेम के रूप में थे, एज ए गेम नॉन एज ए तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम था यूरोप में। और उस उस गेम में ये जो हम टैरो कार्ड पढ़ते हैं सारे, ये कहीं ना कहीं उन गेम में ये कार्ड के कुछ सिंबल्स, इस तरह के कार्ड्स वहां पर मिले हैं। तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ये कहता है कि यूरोप में सबसे पहले कार्ड आए। All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on the same symbolism and archetypes. तो बेसिकली क्या है, हर एक एरा के अंदर, हर एक कल्चर के अंदर, हर एक सिस्टम के अंदर, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे चीजें रही हैं जिसको पढ़कर, जिसको जानकर हम फ्यूचर देख सकते हैं। हर एरा के अंदर रही है, चीजें कुछ चेंज होती चली गई हैं। अब जैसे इंडिया की बात ले लें हम, इंडिया के अंदर अगर पंजाब साइड में आप चले जाएंगे तो वहां लाल किताब सबसे ज्यादा यूज होती है। हमारा जो मिडल इंडिया है, यहाँ पर अगर बात करते हैं नॉर्थ इंडिया टोटालिटी में, तो यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो वहां भृगुनंदी नाड़ी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तीनों ज्योतिष हैं, लेकिन एक ज्योतिष लाल किताब है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और एक भृगुनंदी नाड़ी। तो जब एक इंडिया के अंदर ही तीन सिस्टम है ज्योतिष के, और भी बड़े सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित इन इन जगहों में ये सारी चीज ज्यादा है। तो इसी तरह से हर सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ कार्ड्स, कुछ चीजें रही हैं जिससे हम जानकर फ्यूचर जान सकते हैं। तो उसमें से एक है टैरो, है ना। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर सिंबल्स नजर आएंगे, कुछ पिक्चर आर्केटाइप, कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, कुछ 2D में है, कोई 3D में है। ठीक है, उनको देखकर हमें प्रिडिक्ट करना। फिर मीनिंग ऑफ टैरो, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। टैरो किसी भी प्राचीन सभ्यता का किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। आप देखिए, हम बोलते हैं टैरो, कोई तारो बोलता है, कोई टैरेट बोलता है ना, तो इसमें टी साइलेंट रहता है बेसिकली।
लिखा टैरेट जाता है लेकिन बोलते हैं टैरोस, टी साइलेंट है लास्ट वाला। तो बहुत सारे सिस्टम वाले बोलते हैं कि हमारा ये नाम है। जैसे हिब्रू सिस्टम में ताओ तारो करके एक शब्द आता है जिसका मतलब है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो उसका नाम हो सकता है ये बिगड़ा हुआ। ताओ एक इजिप्शियन गॉड का नाम है, जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं के बड़े सारे नाम है। तो इजिप्शियन में गॉड है जिसका नाम है ताओ। तो यहाँ से समझ में आता है, वो कहते हैं जी हमारा बिगाड़ के नाम रख लिया है। तो इजिप्शियन में एक और शब्द है तारुश। ठीक है, इजिप्शियन में एक और शब्द है तारो। तो अलग अलग सिस्टम क्लेम करते हैं कि हमारा ये बिगड़ा हुआ रूप है। टॉरस एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का हो सकता है, टॉरस का टैरो कर दिया हो, है ना। तारू शब्द हिंदू में आता है, तारू तारू का मतलब ही कार्ड होता है। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इसका एग्जैक्ट ये कहां से आया, लेकिन इतना पक्का है कि किसी सिस्टम का ये बिगड़ा हुआ रूप ही है नाम का। टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। ठीक है, फिर एडवांटेजेस ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो ये भी हम बता चुके हैं पहले, लेकिन दोबारा से बताएंगे थोड़ा। एडवांटेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेज, दो एडवांटेज सबसे ज्यादा है इसमें जो हमें समझ में आते हैं। पहला ये है कि आज की डेट में ऑकल्ट साइंस में जितनी भी मोडालिटी है उनमें से अगर आप किसी एक को सीख कर कुछ अर्निंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो है सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग, जो बहुत इजी है ना। 1 महीने में आ जाती है, 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीने में आप इस काबिल बन जाते हैं कि इससे 2 पैसे की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कमर्शियल एंगल इसका। इसका मेन एडवांटेज आपको पता लगता है कि क्योंकि अगर आप ऑकल्ट साइंस में सीखने आए तो कोई एक ही मोडालिटी आप नहीं सीखेंगे, आप आगे वास्तु भी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, ज्योतिष भी सीखेंगे, और पता नहीं हीलिंग साइड में क्या क्या आप सीखने वाले हैं आगे। क्योंकि ये तो एक ऐसा नशा है ना, ये एक ऐसा अट्रैक्शन है कि अगर आप यहाँ से आना आसान है इस साइंस में, लेकिन इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको मजा आना शुरू होता है इन साइंसेस को पढ़कर। ओके, तो कोई भी साइंस को अगर आप यूज करते हैं जहां पर लोगों की आपको हेल्प करनी है, तो लोगों के बारे में बताना है, लोगों को जानना है, तो उनको जानने के लिए, फ्यूचर में झांकने के लिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती। और टैरो कार्ड एक ऐसा मीडियम है सबसे इजी, जिसको करते करते आपकी साइकिक एबिलिटी या इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरीके बहुत बढ़िया। अगर आप मान लें ज्योतिष सीखते हैं तो टैरो में करते करते आपकी साइकिक एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कुंडली बोलना शुरू कर देगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये दो सबसे बड़े एडवांटेज हैं इसके। फिर बाकी तो एडवांटेज सारे कमर्शियल एंगल के, कैरेक्टर एनालिसिस, कि किसी इंसान के बारे में जानना है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो कार्ड बहुत अच्छे से बता सकते हैं। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, यस, फ्यूचर जानना है। अब देखिए, अब आप ज्योतिष की तरफ जाएंगे तो आपके पास डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए, तभी कोई आपका फ्यूचर बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर कुंडली नहीं बनेगी, आपकी कुंडली नहीं बनेगी तो फिर ज्योतिष आपके किसी काम करेगा। तो लेकिन टैरो में ऐसा नहीं है। टैरो में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हम इसमें आगे न्यूमरोलॉजी भी यूज करेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे न्यूमरोलॉजी यूज करनी है। बेशक आपको नहीं आती, पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाएंगे हम आपको। तो ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर है फ्यूचर में झांकना, है ना, बिना आपके डेट ऑफ बर्थ के मुझे पता ही नहीं, तो हम टैरो के माध्यम से किसी के फ्यूचर में झांक सकते हैं कि उसका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमा, जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी ज्योतिष में आप डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन नहीं कर सकते इतनी मान्यूट। ठीक है, लेकिन टैरो में आप हर घंटे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर है हेल्पिंग इन मेडिटेशन, यस, टैरो कार्ड, एक तो मैंने बता दिया कि आप वैसे मेडिटेशन करो, एक टैरो कार्ड से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको टैरो कार्ड से मेडिटेशन करने में मजा आएगा, आपका ध्यान बहुत आसानी से लगेगा। लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, यस, कार्ड करते करते आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाएगी कि आगे आपके पास अगर कोई टूल भी नहीं है किसी की कुंडली का या न्यूमरोलॉजी का या वास्तु का, लाल किताब का या टैरो का, तो कुछ बिना कुछ बताए सामने वाले के भी आप अपने इंट्यूशन से उसकी प्रॉब्लम जान सकते हैं और उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा फायदा है इसका। फिर हम जो कार्ड पढ़ने वाले हैं, टैरो जो कार्ड हैं, वो कई तरह के टैरो कार्ड आते हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन टैरो कार्ड है वो है राइडर विट टैरो डेक, जो कि हमारे अपने कोर्स में हमने इंक्लूड किया है। बाकी ओशोजन कार्ड अलग होते हैं, वो सब्जेक्ट अलग है।
आकाशी कार्ड अलग हैं, एंजेलिक कार्ड अलग हैं, साई कार्ड अलग है, रामायण कार्ड अलग है। लेकिन सबसे पहले आपको राइडर वेट ही करने चाहिए, क्योंकि सारे कार्ड इन्हीं पर बेस्ड हैं, क्योंकि ये टैरो कार्ड की दुनिया में सबसे पहले कार्ड है। बाकी सारे कार्ड इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन किए गए। अगर आपको ये समझ में आ गए तो बाकी कार्ड सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं। दूसरा, क्योंकि हमें ये कार्ड सीखकर कमर्शियल एंगल पर अप्लाई करना है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में झांकना है सबके कि क्या चल रहा है, तो उसके लिए राइडर वेट ही काम आते हैं आपको। बाकी जैसे एंजेलिक कार्ड है, वो गाइडेंस के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। ओशो जैन कार्ड है, वो आपकी इनर जर्नी को बताते हैं। आकाशी कार्ड है, वो आपकी खुद की इनर जर्नी या सामने वाले की इनर जर्नी है, उसकी सोल की क्या जर्नी रही है, उसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। तो हर इंसान सोल जर्नी तो जानने नहीं आया, हम इंसान क्या एक दो बंदे आते हैं जो सोल की जर्नी जानना चाहते हैं। या कभी-कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें कुंडली से नहीं दिख रही वो। टैरो कार्ड भी राइट अबाउट हम देख रहे हैं तो कार्ड कुछ ऐसा नहीं बता रहे कि आपकी इस जर्नी की कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, है ना? तो कई बार आपकी बहुत पुरानी किसी जर्नी की कुछ इश्यूज़ हैं जो आप ट्रिगर होके इस जर्नी में आपके सामने आते हैं, अच्छे या बुरे कुछ भी होते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए फिर हमें ओशुजन कार्ड या आकाशिक कार्ड की तरफ जाना पड़ता है। तो ये कोर्सेज़ भी हम कराते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कर लीजिएगा, वो फिर एक नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेवल है आपका लाइफ, ठीक है? तो जो राइडर वेट टैरो डेक हम पढ़ने वाले हैं, तो राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो कार्ड सीखना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन मार्केट में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। पता नहीं क्यों, उनको क्या फियर फैक्टर है कि भाई दूसरे सीख लेंगे तो क्या होगा, है ना? तो एक ये परसेप्शन बना रखा है कि टैरो कार्ड सीखना कोई मजाक नहीं है, टैरो कार्ड बहुत मुश्किल होते हैं, टैरो कार्ड सीखने के लिए तुम्हें पता नहीं क्या कौन सी पर्सनालिटी बनना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान, है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। हमारी क्लास में बहुत सारे बैचेस मैंने ऐसे पढ़ाए हैं, उसमें इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसे होते थे, उनको कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता। मतलब वो फिफ्थ फोर्थ क्लास पास भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा टैरो कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो टैरो कार्ड के अंदर आपकी एजुकेशन क्या है डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करती। सिर्फ आपकी अगर इंटेंशन अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं, तो डेफिनेटली टैरो कार्ड आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो ये राइडर वेट है क्या? इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ। तो ये दो लोगों की कंबाइंड एफर्ट से ये कार्ड को क्रिएट किया गया। एडवर्ड वेट, जिसके नाम से ये राइडर वेट कार्ड रखा है, एडवर्ड वेट was a brilliant occultist with a deep understanding of tarot and its mystical symbols. तो बेसिकली जो एडवर्ड वेट था वो ऑकल्ट का मास्टर था। ऑकल्ट का मतलब होता है ये सारी ईश्वरीय विद्याएं, इनका मास्टर था। उसके उसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी, ये आप ये कह सकते हैं आम भाषा में। उसको बहुत नॉलेज थी। जो मैं टैरो कार्ड बता रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल जो किसी गेम के रूप में पाए गए थे, तो उसकी नॉलेज थी उसको। वो सारी साइंस वो जानता था। और मिस्टिकल सिंबल्स, क्योंकि इस इन कार्ड्स में कुछ सिंबल्स भी यूज है। हर एक चीज सिंबल है, जैसे कलर है वो सिंबल है। कोई नंबर लिखा है वो भी एक सिंबल का रूप है, तो उसको नंबर्स की, कलर्स की और मिस्टिकल सिंबल्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और पैमिला कौन थी? स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो वो आर्टिस्ट थी जो आर्ट वाले होते हैं ना, स्केच बनाते हैं, तो ये वो आर्टिस्ट थी। तो ये दोनों मिले। बोथ वर मेंबर ऑफ ए वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो एक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर ये दोनों मिले और इनकी दोस्ती हुई। इन्होंने फिर सोचा कुछ करना है, तो एडवर्ड वेट बहुत ऑकल्ट का मास्टर था, उसने बोला कार्ड को डिजाइन करते हैं। तो वो अपनी साइकिक एबिलिटी को उसने यूज करते हुए, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए, एडवर्ड वेट ने पैमिला को बताता चला गया। जैसे होता है ना गाइडेंस, एंजल गाइडेंस देती है आपको, ये बनाओ, ये कार्ड, ये नंबर, इतने कार्ड। तो वो बताता चला गया पैमिला को, और पैमिला की इतनी अच्छी आर्ट थी कि उसको आपके विचारों को, आपकी इंट्यूशन को वो कागज पर उतार सकती, स्केच बना सकती थी। तो जैसा-जैसा एडवर्ड वेड उसको गाइड करता चला गया, पैमिला उसको डिज़ाइन करती चली गई। इस तरह से काफ़ी टाइम तक ये जो कार्ड थे, पैमिला के द्वारा हाथ से डिज़ाइन किए हुए मार्केट में आते थे। ठीक है? फिर प्रेस वगैरह आ गई, फिर बाद में ये प्रिंट होने लगे। ओके? तो आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है कार्ड के नीचे पैमिला कोलमन स्मिथ। लेकिन अब वो प्रिंट होके आ रहे हैं सारे कार्ड।
जो हम टैरो डेक पढ़ने वाले हैं, द टैरो इज ए डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर। तो जो टोटल कार्ड है हमारे पास 78 कार्ड्स हैं। इन 78 कार्ड्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, नंबर्स हैं, बहुत सारे प्राचीन सभ्यता के कुछ सिंबल्स डाल रखे हैं, कुछ हमारे समझ में आ गए हैं, कुछ अभी डिकोड करने बाकी है। ठीक है, ये मिस्टिकल साइंस है, ये जिंदगी भर लगे रहते हैं, पूरी नहीं होती है। आप हर कार्ड से हर कुछ नहीं जान सकते। कुछ चीजों को जानने के लिए आपको मेडिटेशन लेवल पे जाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, तब जाके अपने आप कुछ ऐसी चीजें डिकोड होंगी आपको कि आप भी कहेंगे यार पहले तो नहीं दिखा ये मतलब इस कार्ड का। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कार्ड के, एक कार्ड के हजारों मतलब होते हैं। तो कभी भी कार्ड को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कार्ड को, और समझने के लिए कैसे उसको डिकोड करना है ये मैं आपको आपकी हेल्प करूंगा। तो जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड्स को अगेन डिवाइड कर दिया गया। दी 78 कार्ड्स आर डिवाइडेड इन 22 मेजर कार्ड एंड 56 माइनर कार्ड। तो जो टोटल 78 कार्ड्स हैं उनको मेजर और माइनर में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मेजर कार्ड है जी, ये माइनर कार्ड है। बस जो मेजर कार्ड है उस पर नंबरिंग जो स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है। तो 22 कार्ड है, लास्ट कार्ड है 21 कार्ड। तो यहाँ पर जर्नी द फूल कार्ड से स्टार्ट होती है और द वर्ल्ड कार्ड पे खत्म हो जाती है, जो 22वां कार्ड है। 56 जो मेजर कार्ड माइनर कार्ड है उनको अगेन 4 सेट में डिवाइड कर दिया गया। तो 56 को 4 में डिवाइड किया इक्वली, तो एक सेट के अंदर 14 कार्ड आए। तो माइनर अगना कार्ड आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 सूट्स। इनको सूट्स बोल लीजिए, सेट बोल लीजिए, कुछ ही बोल सकते हैं। तो 4 सूट्स में डिवाइड किया और हर सूट्स में 14 कार्ड रखे। इन 4 जो सूट बनाए हमने, कैटेगरी कैटेगरी बनाई कार्ड की, उनके नाम दे दिए गए। पहला पेंटाकल, दूसरा कप, तीसरा वॉन्स एंड तीसरा चौथा सूट्स। तो पेंटाकल का मतलब होता है सिक्के। तो जो पेंटाकल के कार्ड्स हैं 14 कार्ड माइनर गना के, हर कार्ड के ऊपर एक पेंटाकल यानी सिक्के की फोटो होगी, तभी पता लगेगा ना पेंटाकल का कार्ड। हर कप के कार्ड पर कप की फोटो होगी। हर वॉन्स के कार्ड पर एक, वॉन्स का मतलब होता है छड़ी, हर वॉन्स के कार्ड पर एक छड़ी होगी, स्टिक होगी। और हर सूट, सूट्स का मतलब तलवार, तो हर सूट्स के कार्ड पर तलवार जरूर मिलेगी। In ancient time, most people did not read or write. Symbol were used instead of words to convey the information. तो प्राचीन सभ्यताएं बहुत सारी ऐसी हुई हैं जहां पर वो ज्यादा बातें नहीं करते थे, वो सिंबल्स के रूप में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कन्वे करते थे। और इन सिंबल्स का अभी भी यूज किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो सिर्फ सिंबल्स की भाषा को समझता है। इसीलिए आप देखिएगा, बचपन में हम जो भी कोई लर्निंग स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई भी लर्निंग हमने स्टार्ट की होगी, तो हमें पहले पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे बच्चों को फॉर एप्पल हम सिखाते हैं, है ना, बी फॉर बस हम सिखाते हैं, तो हम एप्पल ही लिखा होगा वहां पर, छोटा सा ए बना होगा कहीं कोने में, और पूरी पेज पर एप्पल बना होता है, क्योंकि एप्पल इज ए सिंबल। तो बच्चों को एप्पल दिखाया जा रहा है, बच्चों को बस दिखाई जा रही है, बी फॉर बस, सी फॉर कैट। तो बच्चों को कैट नहीं लिखा हुआ, कैट छोटा सा कहीं लिखा हुआ कोने में, या सी लिखा हुआ कहीं कोने में, और उस पूरी पिक्चर पर कैट बनी हुई। क्यों भाई, जब कैट ही पढ़ाना है तो सी ए टी क्यों नहीं लिखा? क्यों पिक्चोरियल फॉर्म में हमें पढ़ाया जाता है? क्योंकि छोटा बच्चा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता। आपका माइंड आज भी किसी लैंग्वेज को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ सिंबल्स की भाषा जानता है। जितने भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं उसको सिंबल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि बच्चे को लैंग्वेज अभी बिल्कुल नहीं आती, तो वो एक पिक्चोरियल फॉर्म, क्योंकि पिक्चर एक सिंबल है, उसको बच्चा आराम से ग्रैप्स कर सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में, बचपन में आपको ये सारी पिक्चर्स दिखाई गई थी। ठीक है, क्योंकि इसको कोई लैंग्वेज नहीं आती और हमारा सब कुछ, माइंड कोई लैंग्वेज जानता नहीं। तो सिंबल आज भी हम सिंबल यूज करते हैं। ट्रैफिक, जिसने भी लाइसेंस बनाया होगा ट्रैफिक का, अपना गाड़ी चलाने का, स्कूटी चलाने का, बाइक चलाने का, तो आपने जब एग्जाम दिया होगा तो वहां पर एग्जाम हुआ था आपका, वहां पर लिखा नहीं था कि रेड लाइट का मतलब रेड लाइट, लिखा नहीं है, एक सिंबल लगा दिया, सर्कल में रेड है, कहता रुक जाइए। आप क्यों रुक जाते हो रेड लाइट पे? रेड लाइट देखकर वहां लिखा है रुक जाइए, क्योंकि वो सिंबल है, रुक जाइए का मतलब है रेड कलर का सिंबल, है ना। आगे चलिए, ग्रीन सिंबल सिग्नल बना होता है,
फिर ऑरेंज का मतलब है वेट। आप जो जेब्रा लाइन बनी होती है, लिखा है कि जेब्रा लाइन क्रॉसिंग के लिए है, लेकिन आपको पता है जेब्रा लाइन का मतलब है क्रॉसिंग के लिए। आगे टी पॉइंट है, आगे स्कूल है, आगे चढ़ाई है, उतराई है, रेलवे फाटक है, कुछ भी है, आगे टर्न, लेफ्ट टर्न हो रही है, राइट टर्न हो रही है। तो ये सब कुछ सिंबल्स में आपने सीखा है, क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं, आपको पता नहीं ड्राइविंग आप कॉन्शियस माइंड से नहीं करते, ठीक है। इसलिए सिंबल्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स को कैच करता है बहुत आसानी से, ठीक है। एक बार तो रुकिए लिखा होगा, आप हो सकता है किसी ऐसी धुन में हो कि आपको दिखाई ना दे रुकिए, लेकिन रेड कलर का सिंबल आपको दिख गया तो आप रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग हम जो करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती है। जब तक आप कॉन्शियस माइंड से ड्राइविंग करते हैं तब तक आप गलतियां करते हैं। स्टार्टिंग में करते हैं ना, स्टेरिंग पकड़ते हैं तो कॉन्शियस माइंड लगाते हैं अपना, कहाँ देखना है। आप बेशक सामने देख रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है आप गियर बदल रहे हो, आपको पता है आप ब्रेक ब्रेक और क्लच को ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस वहीं रहता है। और स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, वो कहता है गियर बदलो, तो हम गियर की तरफ देखते थे, वो कहता है भाई सामने देख, सामने देखना है, गियर बदलना है। वो कहता है ब्रेक मारो, तो हम ब्रेक नीचे ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ है ब्रेक, है ना, करते हैं ना सर। तो ये कॉन्शियस माइंड से हम जान रहे हैं। लेकिन जब ये पैटर्न सारा हमारे सब कॉन्शियस में घर कर जाता है, 40 दिन 50 दिन जब हम ड्राइविंग सीख लेते हैं, तो फिर गलतियां करते हो आप, फिर तो नहीं करते। फिर आप बातें भी कर रहे हो किसी से, फोन पर भी बात कर रहे हो, साथ वाले से भी बात कर रहे हो, दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, और ड्राइविंग भी कर रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप, आपको एक बात कर लो, बोला रुक रुक जा भाई, गियर बदलने दे, रुक जा भाई मुझे ब्रेक लगानी है अभी, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप ड्राइविंग परफेक्ट हो जाते हैं, वो ड्राइविंग का पैटर्न जब आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाता है, वो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, तब आपको पता ही नहीं कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, कब आपने ब्रेक लगाया है, कब आप क्या कर रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं पता। आप घर से निकलते हैं ऑफिस, 1 घंटे की जर्नी कर कर, आपको पता ही नहीं किस मोड में आपने गाड़ी चलाकर कब आप अपने ऑफिस में, ठीक है। तो ये मतलब है। तो इसी तरह से जब तक इन कार्ड को हम अपने सबकॉन्शियस लेवल तक नहीं जानेंगे, तब तक आप गलतियां करते रहेंगे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से रीडिंग जितनी बार भी रीडिंग दोगे आप, उस रीडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी ठीक होगी, ठीक है। अब आप समझिए, हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। आप जो काम कॉन्शियस माइंड से करते हैं उसमें गलती हो जाती है कभी कभी। जैसे मैंने बोला भाई, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, करके लाओ, आपने कॉन्शियस माइंड से कैलकुलेशन की, उसमें एरर आ सकता है, गलतियां हो सकती है ना। मैंने कुछ भी आपको टास्क दिया कॉन्शियस माइंड से करने के लिए, कि जहां से वो पैकेट उठा के ले आओ, आप पैकेट उठा के ला रहे हैं, तो उसमें एरर हो सकता है ना, गलती हो सकती है। मैंने बोला टाइम बताओ कितना हुआ, आपने बताया 5 बजे, हो सकता है 5:10 हो रहे हैं, 5:10 हो रहा है। तो जब कॉन्शियस माइंड से गलतियां होती हैं, अब सोचो सबकॉन्शियस माइंड अगर गलती करना शुरू कर दे तो आपका क्या होगा। आपकी बॉडी के अंदर बड़े सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, है ना, सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस आप कॉन्शियस माइंड से लेते हो सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं, सांस ले रहे हैं ना, ब्रीदिंग ले रहे हैं। अगर सोचो एक कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते और वो एरर आ जाता है, इसमें गलतियां कर देता, तो आप तो कहते हैं मैं तो भूल गया सांस लेना, है ना। लेकिन सांस लेना भूलते तो नहीं कहीं। आपके हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, आपके पेनक्रियास काम कर रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है ना, आपकी किडनी लीवर ये सब चीजें काम कर रही हैं। ये कौन कर रहा है, तो कौन कौन ड्राइविंग फोर्स कौन है इसकी, कहां से कंट्रोल हो रही है सब चीजें, सबकॉन्शियस माइंड से चल रही है। ऑटो प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस की ऑटो प्रोग्रामिंग है। तो इसलिए वो गलती नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टैरो कार्ड में कभी गलती ना करें, तो इन टैरो कार्ड को अपने सबकॉन्शियस में घर कर लेना चाहिए। और जिस दिन ये टैरो कार्ड आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाएंगे, फिर रीडिंग ऐसे निकलेगी आपके कि आप भी बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, मैं तो भगवान बन गया। ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। लोग गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन वो रट लेते हैं कार्ड में, ये 5 कार्ड, एक कार्ड के 5 मीनिंग है, ये कार्ड अच्छे हैं, कार्ड बुरे हैं, जब ये आए तो ये बोलना है, ये आए तो ये बोलना है। ऐसा नहीं होता कार्ड में, ऐसा नहीं करना। नो डाउट हम जब हम सीखेंगे तो ऑब्वियसली हम थोड़ा बताएंगे कि ये कार्ड नेगेटिव है, ये कार्ड पॉजिटिव है, इसके मतलब ये है, लेकिन वो सिखाने तक है। आपके लिए सारे कार्ड न्यूट्रल है। आपको हैरानी होगी जब आप कार्ड देखेंगे, बहुत बढ़िया कार्ड भी आपको कभी कभी नेगेटिव थॉट देगा जब आप आगे रीडिंग करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा बहुत नेगेटिव कार्ड है, वो कार्ड आपको कुछ अच्छी फीलिंग दे रहा है, अच्छी इंट्यूशन आ रही है उसको देखकर। तो इंट्यूशन इज प्रियोरिटी, हमें इंट्यूशन की तरफ जाना है, कार्ड क्या कह रहा है डजंट मैटर। कार्ड तो एक मीडियम है, हमें कार्ड से ऊपर उठना है।
कार्ड तो समझ लो एक जर्नी का पहला स्टेप है आपका। हमें कार्ड के भरोसे नहीं बैठना। ये तो एक तरीका होता है किसी चीज में एंटर करने का। ठीक है, हमें कार्ड से ऊपर जाना है, कार्ड के भरोसे नहीं बैठना। ठीक। जिस तरह से आप और हम सब कैसे जुड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक मीडियम हमारे जो हमें जोड़ रहा है वो है जूम। जूम क्या एक टेक्नोलॉजी है। तो क्या आप ये बोलेंगे कि जूम पढ़ा रहा है? पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ा आप रहे हैं। लेकिन जूम एक मीडियम है हमारे बीच में, एक लिंक क्रिएट किया है ताकि मैं जो बोल रहा हूं आप तक बात चली जाए। इसीलिए जब हम रीडिंग करते हैं तो यहां पर डिवाइन है और आप है ना। रीडिंग कहां से आ रही है? ऑब्वियसली ऊपर से आ रही है, कृष्णा के यहां से आ रही है, और तो कहीं से आ नहीं सकती। फ्यूचर झांक रहे हो किसी का यार, कौन जानता है फ्यूचर? कृष्णा जी जानते हैं, उन्हीं से आप हेल्प ले रहे हैं। तो कृष्णा और आपके बीच की बात चल रही है, जैसे मेरे और आपके बीच की बात है। अब ना तो आप में इतना ऋषि हैं आप, ना मैं संजय हूं कि आपको वैसी बिना जूम के मैं पढ़ा दूं। मेरे पास वो कला तो है नहीं, मेरे पास कोई ऐसी सिद्धि तो है नहीं। तो ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो हमने एक मीडियम चूज किया है जूम, जो आपको और मुझे कनेक्ट कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूं आप तक बातें पहुंच रही। तो इसी तरह से कोई भी मोडालिटी के अंदर जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं, चाहे वो कुंडली यूज कर रहे हैं, चाहे वो लाल किताब यूज कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, चाहे वो वास्तु यूज कर रहे हैं, तो ये सब मीडियम है ना। क्योंकि हम ऋषि नहीं है, इसलिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता है। अपनी इंट्यूशन को पकड़ने के लिए हमें एक टूल चाहिए। इसलिए जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल बात नहीं कर रहा है, बात आप और मैं कर रहे हैं। मोबाइल एक मीडियम है कि मेरी बात आप तक चली जाए, या आप जो बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को मैं समझ सकूं। वरना तो जो आपने बोला है वो साउंड वेव के रूप में है ना, यूनिवर्स में है। लेकिन मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस साउंड वेव को, आपकी फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकूं। इसलिए हम मोबाइल का यूज करते हैं, इसलिए आप गाने सुनते हैं तो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं ना 91.6, है ना, 98.8, 104.8। तो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं तब उस सिग्नल को आप पकड़ पाते हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी मोडालिटी हैं सिर्फ एक ये मीडियम है, ये याद रखना। लेकिन लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं। लोगों को ऐसा पता है कि कार्ड ही रीड करते हैं। नो, रीड रीडिंग आज डिवाइन से रही है, कर आप रहे हैं, कार्ड इज जस्ट ए मीडियम। क्योंकि हमारी इतनी इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है कि हम जो डिवाइन से इंट्यूशन आ रही है, डिवाइन जब हमें क्लू दे रही है, एज इट इज हम उसको एक्सेप्ट कर सकें या उसको डिकोड कर सकें। हमें एक टूल की आवश्यकता है, और ये टूल है, इसको सिर्फ टूल मानना। कार्ड रीडिंग नहीं करते, रीडिंग आप करोगे, आपकी इंट्यूशन करेगी। उस इंट्यूशन को पकड़ने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए, वो है टैरो कार्ड। जो आपको इंट्यूशन आएगी, उस इंट्यूशन को कार्ड में ढूंढना है कि कहां लगेगी, ये डिकोड कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। Thus, a common language of a symbol based on mystical symbols taken from many cultures was developed and put into the card. तो राइटर वेट ने, जो एडवर्ड वेट था, उसने बहुत सारे कलर, नंबर, सिंबल्स, पिक्चर्स अलग अलग जगह से लिए और इन कार्ड में डाल दिए। द की was to remain a secret knowledge that was exclusively transmitted by words of mouth from one generation to next. तो स्टार्टिंग में इसके लिए कोई लिटरेचर भी नहीं था, समझिए। पैमिला ने हाथ से बनाया, फिर और भी लोग हाथ से बनाते होंगे। और ये जो नॉलेज थी, ये वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दी गई। फिर बाद में लिटरेचर आया, बाद में इन्वेंशन हुई, फिर अपने वो सारे ऑकल्ट के मास्टर कूदे, उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की, तब जाके इसका लिटरेचर बना। और ये भी बता दूं मैं आपको, सिर्फ टैरो एक ऐसी चीज है, टैरो क्या, वैसे सारी ऑकल्ट साइंस ऐसी चीज है कि बिना गुरु के आप नहीं सीख सकते। और टैरो तो पक्का, अगर आपने टैरो की कोई बुक पढ़ ली बिना, अगर आपको नॉलेज नहीं है, किसी गुरु से नहीं सीखा और आपने पहली बार खुद से ही सीखने की कोशिश की टैरो, तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आप उठा के बंद कर दोगे बस्ते में कि भैया टैरो तो समझ नहीं आ सकता। कहते ना, एक बार दिल टूट जाता है, एक बार एक परसेप्शन बन जाता है ना कि मैं कर ही नहीं सकता, मुझे समझ ही नहीं आया, फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो पैटर्न को पहले मिटाना पड़ता है, फिर दूसरा पैटर्न डालना पड़ता है। ठीक है, सबको टैरो कार्ड आ जाएगा। एक बार पहले पढ़ लो, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आप फिर कुछ भी पढ़ते रहना, कोई भी बुक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये टोटल हमारे मेजर का कार्ड है। पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप कार्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द फूल कार्ड हमारा पहला कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड हमारा लास्ट कार्ड है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभी इतना ही रखते हैं आज। एक दो क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा और एक दो चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, तो सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होगी। तो अब हमारी सेकंड क्लास जो रहेगी या उसको हम फर्स्ट क्लास मानेंगे, तो हमारी मंडे को होगी। लेकिन मैं कुछ आपको टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क सभी ने करके आना है, क्योंकि वो चीजें आगे हमें काम आएंगी। ठीक। तो वो टास्क क्या है, आगे हम निकालेंगे। मैं थोड़ा जल्दी भी बताऊंगा अभी इसको, लेकिन आप सभी निकाल के लाएंगे इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में फिर इसको भी। अभी हमें यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आगे जाकर कैसे यूज करेंगे वो सब आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन एक सिंपल एक्सरसाइज है, वो आप घर बैठ के करेंगे। आप सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और ये वीडियो भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा कल तक, या आज ही डाल दूंगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फैब, फैब का मतलब है सेकंड, 1973। ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप सभी ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आगे हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे कैसे निकालते हैं, इनको इनके मीनिंग क्या है, कहाँ लगेगा, वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एक्सरसाइज है, सिर्फ कैलकुलेशन, वो आप घर से करके लाना, 2 दिन में कुछ काम करोगे आप। ठीक है, पर्सनल ईयर कैसे निकलता है, पर्सनल ईयर को मैं पीवाई लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे, जैसे कैलेंडर ईयर होता है, इस तरफ एक पर्सनल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब है जैसे अब 2024 चल रहा है, दैट इज कैलेंडर ईयर। मंथ कौन सा है, अक्टूबर, तो कैलेंडर मंथ कौन सा है, अक्टूबर। और आज कैलेंडर डेट कौन सी है, आज डेट है 6 अक्टूबर। तो ये हुआ कैलेंडर डेट, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। तो इसी तरह से एक आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे चल रहा होता है। वो नंबर कैसे निकलते हैं, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला है डेट प्लस में मंथ प्लस में करंट कैलेंडर ईयर। जैसे 2024 में अगर मुझे निकालनी है मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि मेरा आज मतलब ये जो साल चल रहा है पर्सनल ईयर मेरा क्या चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी डेट लिखूंगा, जिस डेट में मैं पैदा हुआ हूं, जिसकी भी आप निकाल रहे हैं। मंथ लिखेंगे जिस मंथ में वो पैदा हुआ था, और यहाँ पर क्या है, करंट कैलेंडर ईयर, जिस साल की आपने निकालनी है। 2024 की निकालनी है ना, तो यहाँ पर लिखूंगा 2024, 2024। तो डेट क्या थी मेरी, सेकंड। मंथ क्या है मेरा, फरवरी, फरवरी का मतलब सेकंड। तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक ले सकते हो, जनवरी 1, फरवरी सेकंड, मार्च 3, अप्रैल 4। इस तरह से 12 महीने हमारे पास। प्लस में करंट कैलेंडर ईयर क्या है, 2024, 2024। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है। तो अगर यहाँ पर डबल डिजिट है, मान ले डेट डबल डिजिट की होती है, यहाँ पर मंथ डबल डिजिट का होता है, तो पहले यहाँ पर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा बर्थ 12 फरवरी का होता, तो यहाँ 12 आया था। तो 12 को पहले हम 12 को हम 3 में कन्वर्ट करते हैं, 1 + 2 = 3। ठीक है, 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी अगर यहाँ पर डबल डिजिट नंबर आता है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, आपस में ऐड कर। लेकिन मेरा तो सिंपल है, तो 2 का 2 रह जाएगा। यहाँ भी सिंगल है, तो ये भी एज इट इज रह जाएगा। 2024 को सिंगल में कन्वर्ट करो, उनको सबको आपस में ऐड करो। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या आया, 8 + 2 + 2 = 12। है ना। अगर मैं 2024 का निकालना था, क्योंकि 2023 तो चला गया, मैं जानना चाहता हूँ कि अगले साल, अब तो अक्टूबर तो आ ही गया, 2 महीने की बात है। अगर मैं चाहता हूँ 2024 में मेरा कौन सा पर्सनल ईयर चलेगा, ठीक है, तो इनको ऐड किया तो आया 12। 12 का मतलब क्या है, डबल डिजिट नंबर है। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, सिंगल में कन्वर्ट करते हैं आपस में ऐड कर कर। तो 1 + 2 =
3। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा पर्सनल ईयर 3 नंबर का। ठीक है, अब 2024 वैसे कौन सा ईयर चल रहा है? हेलो, हाँ जी। क्यों, क्लास तो चल रही है, क्लास में सारे लोग ज्वाइन है। आपको ग्रुप में ऐड तो किया था मैंने। चलो अभी तो मैं क्लास में हूँ, अभी फिर थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। तो 8 बजे के बाद, ठीक है, मैं अब सिखाऊंगा फिर आपको कैसे। ठीक है, ठीक है। अब 2024, 2024 ये कैलेंडर ईयर है, तो इसको भी हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में बताने के लिए कि अगला साल कौन से नंबर का चलेगा। तो कितना है, 8, है ना। 4 + 2 + 2 = 8। तो कैलेंडर ईयर एक न्यूमरोलॉजी वाला क्या बोलेगा, कैलेंडर ईयर 2024 में कौन से नंबर की वाइब्रेशन चलेगी, 8 नंबर की। ये तो यूनिवर्सल है, सबके लिए है 2024 8 नंबर की वाइब्रेशन। लेकिन मेरे लिए पर्सनल, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे वाइब्रेशन मिलेगी 3 नंबर। तो इसी तरह से आपने अपनी अपनी वाइब्रेशन निकालनी है इस फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल मंथ। ये मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा समझेंगे, सुनोगे ध्यान से, तब समझ में आएगा। उसका भी कंफ्यूज लग रहा हो आपको, थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन रिकॉर्डिंग 2 बार सुनेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। पर्सनल मंथ को कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने पूरे फैमिली की निकाल कर रखो, सभी बच्चों की, अपनी पेरेंट्स की, अपने स्पाउस की निकाल कर रखो। पर्सनल मंथ कैसे निकलता है, जो भी हमने पर्सनल ईयर निकाला है, जो भी निकल कर आया है, प्लस में करंट कैलेंडर मंथ। पर्सनल ईयर क्या निकाला है हमने, 3 निकाला है ना अभी, 3 मैंने अपना, प्लस में करंट कैलेंडर मंथ। अभी महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब क्या है, 10। तो 10 लिख दीजिए, इनको ऐड कर दो आपस में। पहले तो 1 + 0 = 1, और +3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। पूरा आ जाएगा। तो पर्सनल मंथ मेरा क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। मतलब अक्टूबर का महीना, जैसे कैलेंडर मंथ तो है 1 का, तो 10th है ना, 10th का मतलब हुआ 1 + 0 = 1, अक्टूबर इज 1। तो कैलेंडर मंथ न्यूमरोलॉजी की भाषा में 1 नंबर की वाइब्रेशन सबको मिल रही है, लेकिन इंडिविजुअली मुझे भी मिल रही है वो। लेकिन इंडिविजुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा पर्सनल मंथ की वाइब्रेशन कौन सी है, इस अक्टूबर के महीने में कौन से नंबर की वाइब्रेशन एज पर माई डेट ऑफ बर्थ में ले रहा हूं, वो मैं ले रहा हूं 4 की, अक्टूबर में। Okay. और वैसे मुझे यहां पर अपना 2023 लिखना चाहिए था। चलो मैं एक तरीका बता रहा हूं आप, ठीक है, तरीका समझ लो यहां से। क्योंकि अगर मैं अभी की निकालूंगा ना, तो मुझे अभी का पर्सनल ईयर लिखना पड़ेगा। तो अगर मेरा नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 3 है, तो अभी मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा होगा। तो जिस तरह कैलेंडर ईयर होता है 2023 है, फिर 2024 है, 2025 आएगा, है ना। तो इसी तरह से आपके पर्सनल ईयर चलते हैं। अगर मेरा पर्सनल ईयर नेक्स्ट ईयर 3 का चलेगा, तो इससे पहले 2023 में क्या चल रहा है, 2 का चल रहा है। 2025 में क्या होगा, 4 का चलेगा। तो यहां मुझे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी अक्टूबर का निकाल रहा हूं, तो पर्सनल ईयर 2023 का मुझे लेना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3, 3 आ जाएगा। ठीक, और लास्ट है पर्सनल डे। जिस तरह आज डेट है अक्टूबर में 6, तो 6 नंबर की वाइब्रेशन मैं आज, मैं क्या, आप सभी रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स से, लेकिन सब अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक वाइब्रेशन और रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स से। पर्सनल डे कैसे निकलता है, जो पर्सनल मंथ आपने निकाला है वो लिखो, प्लस में करंट कैलेंडर डेट, वो लिख लिया। तो पर्सनल मंथ कौन सा निकाला है, 3, वो लिखा। प्लस में आज डेट क्या है, 6, इन दोनों को ऐड, 6 + 3 = 9।
तो मैं आज के दिन 9 नंबर की वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा हूं यूनिवर्स से। पूरा अक्टूबर में 3 नंबर के वाइब्रेशन को रिसीव करूंगा यूनिवर्स से पूरा अक्टूबर। और पूरा 2023, यहां पर 24 का निकाला ना 3, तो 2023 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक मैं 2 नंबर के वाइब्रेशन रिसीव करूंगा। और फिर जनवरी 2024 से मैं 3 नंबर की वाइब्रेशन को रिसीव करूंगा। तो इस तरह से आप अपने अपनी अपने फैमिली की डेट ऑफ बर्थ लिखिए सबकी, और इसको 3, 4, 5, 7 डेट ऑफ बर्थ में उन सबका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकालिएगा। ठीक है। हाँ जी, रिपीट की जरूरत नहीं है गरिमा। आप रिकॉर्डिंग सुनना, और नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करा देंगे। ये तो मैंने एक टास्क दिया है आपको, ताकि आप, कहते हैं ना टीचर, कहते हैं ना छुट्टी में होमवर्क देते हैं ना कि बच्चे खेलेंगे ज्यादा, कुछ होमवर्क दे दो उनको। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया ताकि आप लगे रहेंगे इसके अंदर। रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग में आज रात को डाल दूंगा इसकी। ठीक है। और रिकॉर्डिंग देखने का भी एक प्रोसेस रहेगा। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग आपको ओपनली दे दूंगा, रिकॉर्डिंग देखने का भी एक प्रोसेस रहेगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। जो ग्रुप में इंस्ट्रक्शन आएगी उसको फॉलो कर लेना। जैसे हम आपको मांगेंगे कि सभी अपनी जीमेल आईडी इस नंबर पर भेजें, तो उसी नंबर पर आप सभी ने अपनी जीमेल आईडी को भेजना है। ठीक। अब दूसरी बात आती है कि टैरो कार्ड कौन से लेने हैं और कहां से लेने हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप मार्केट से टैरो कार्ड लेते हैं तो ले सकते हैं वहां से भी। ठीक। तो आपने लेना है राइडर वेट टैरो डेक, राइडर वेट। लेकिन अब राइडर वेट में भी ना बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं, कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग आने शुरू हो गए। तो आपने बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। हम आपको या तो लिंक भेज देंगे, या आप हमसे भी टैरो कार्ड मंगवा सकते हैं। हमने बल्क में टैरो कार्ड मंगवा के रखे हुए हैं। और क्यों मंगवाए हैं? क्योंकि आप में से कुछ लोग ना, कोई रेडिट टैरो कार्ड ले आता है, कोई टैरो कार्ड के नाम पे दूसरे कार्ड ले आता है, तो फिर आप वो मैच करते हो, मैचिंग होती नहीं फिर आप। तो उस सुविधा के लिए जो मार्केट में जो कॉस्ट है, जो हम टैरो कार्ड बल्क में दे रहे हैं आपको, मार्केट से सस्ता ही है। मतलब मार्केट में जो चीज हम दे रहे हैं, जो जिस क्वालिटी की, वो मार्केट में 1400-1500 रुपए के आसपास के मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट से कभी कमाना नहीं होता, तो हमारे जो कार्ड है वो 1000 रुपए के कार्ड है, प्लस 80 रुपीज जो आपका शिपिंग चार्ज लगेगा, एक एवरेज है 80 रुपीज। तो 1080 के साथ आप कार्ड हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारा पर्पज, मैं फिर कह रहा हूं, कि कार्ड को बेचने का नहीं है, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए हमने कार्ड रखे हैं। ठीक है। जिसने मार्केट से लेना है वो मार्केट से भी ले सकता है। ओके। और अगर आपने हमसे मंगवाने हैं, तो जिस नंबर पर, जिस मीडियम से आपने मुझे पेमेंट की है, उसी नंबर पर, उसी अकाउंट में आप 1080 की पेमेंट कर कर, ग्रुप में एक नंबर मैं आपको भेजूंगा, आप स्क्रीनशॉट पेमेंट कर कर उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना प्रॉपर पूरा एड्रेस लिखकर, अपना नाम, अपना प्रॉपर एड्रेस, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर। जिस दिन आपकी पेमेंट आ जाएगी, उसी दिन या उससे अगले दिन आपके कार्ड डिस्पैच कर दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक चीज और बता देता हूं। अभी आपको एक ही कार्ड की सेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको कम से कम 2 कार्ड चाहिए, 2 सेट चाहिए कार्ड के। क्यों चाहिए? क्योंकि एक कार्ड होंगे हमारे पर्सनल टूल, जिनसे हम रीडिंग करेंगे। एक कार्ड होंगे, एक एक सेट होगा हमारा, जिससे हम रेमेडी क्रिएट करेंगे। क्योंकि जो जिस कार्ड से हम रीडिंग करते हैं, उनको कभी भी हम रेमेडियल पर्पज से यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कार्ड की एनर्जी हमें प्रोडक्ट में डालनी होगी। तो जब कार्ड की एनर्जी प्रोडक्ट में डाल देंगे, तो कार्ड की एनर्जी लो हो जाएगी, और उसी कार्ड से अगर आप रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको 2 कार्ड की सेट की जरूरत पड़ेगी। आप में से जो कैपेबल है, वो अभी 2 कार्ड मंगवा लो, ताकि शिपिंग चार्ज एक ही लगेगा, चाहे एक कार्ड मंगाए, 2 कार्ड मंगाए। और 2 कार्ड आपको मंगाना ही है अभी, नहीं तो 15 दिन बाद या महीने बाद मंगवाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप बेशक मार्केट से लो, हमसे लो। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 2 कार्ड अभी मंगवा लो, और जो अभी नहीं कर सकते वो बाद में मंगवा लेना। एक सेट अभी मंगवा लो, एक बाद में।
ये तो मैं शिपिंग चार्ज एक ही लगेगा आपका, इसलिए आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसने मार्केट से लेना मार्केट से ले लेना, और जिसने हमसे मंगवाने हैं तो आप पेमेंट कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट फुल एड्रेस के साथ, ग्रुप एडमिन में एक नंबर है 93 से स्टार्ट होगा, आपने उनको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपके कार्ड वहां से डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोई एक आध दो का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि आगे इतना टाइम नहीं है, मेरी दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है उसकी न्यूमरोलॉजी की, फिर आगे टाइम देंगे प्रॉपर आपको। कोई आपका एक दो क्वेश्चन है कोई भी, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं अभी आप। मोनिका। हाँ मोनिका। नमस्कार सर। मोनिका। सर मुझे कल के बारे में ये क्वेश्चन पूछना था सर, आज मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। कल आपको याद हो सर, मेरे लिए डेविल कार्ड आया था, हाँ और सर वो मेरी लाइफ से भी काफी कनेक्ट हो रहा था। हाँ लेकिन सर आपने एक कार्ड और दिखाया था सर, एंजल गाइडेंस का, क्या वो हाँ। भी मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है सर? अब इतना याद नहीं है, बात गई रात गई बात गई, ये भी सीखना है आपने। रीडिंग को याद नहीं रखना कभी भी आपने, नो नेवर, ऑन द स्पॉट। रीडिंग जो गई आई दिमाग में आई, बोल दिया छोड़ दिया। बाद में अगर मैं कॉन्शियस माइंड से सोचूंगा ना मैंने रीडिंग क्या जी दी, कैसे दी, नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो? ठीक है रीडिंग सर। करते हो अभी आपको नहीं पता ये रीडिंग कैसे आती है, कहां से करते हैं, तो आप जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। कभी भी ये ना हो कि सर मेरे ये कार्ड निकले आप बता दो। जब कार्ड आपने निकाले हैं तो उसको डिकोड आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं कार्ड निकाला तो मेरे कार्ड को सिर्फ मैं डिकोड कर सकता हूँ, और कोई डिकोड नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों होता है, क्या साइंस है इसके पीछे, 2-3 क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग कहां से आती है, क्यों आती है, कैसे करते हैं रीडिंग, ठीक है। सर रीडिंग बेटे के बारे में बता सकते हो सर थोड़ा सा? क्या, सर बेटे के रिगार्डिंग ही पूछना था थोड़ा सा। आप समझिए कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर, कभी भी नहीं होगा। ओके सर। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं, क्योंकि देखिए मेरे को बताने में कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपका सारा फोकस ना सभी का सिर्फ लर्निंग छोड़कर सिर्फ अपनी पर्सनल क्वेरी में चला जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऑकल्ट ओके में सर। अगर सीखना चाहते हैं तो पर्सनल कुंडली पर्सनल चीजें रख दो साइड में। आप ओके अपने सर। लिए नहीं सीख रहे, आपने दुनिया का जी भला करना है, इसलिए आप सीख रहे हो, आप साइंस सीख रहे हो, ठीक है। कभी ठीक वैसे है। परेशानी आएगी, वो एक अलग जी इशू जी। होता है कि सर कुछ बता दो, कुछ परेशानी चल रही है, वो अलग इशू है, ठीक है। तो वरना पूरी क्लास में ना पढ़ाई नहीं करेंगे हम, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सबकी कुछ ना कुछ, इतनी बड़ी फैमिली होती है सबकी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो सब वही डिस्कस करेंगे तो लर्निंग रुक जाएगी हम, ठीक है। ठीक है। तो पर्सनल क्वेश्चन कोई नहीं, पहले सीख लो। मैं तो आपको इस काबिल बना दूंगा ना कि आप अपनी क्या पूरी दुनिया जहां की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेटर ठीक क्या है कि मैं आपको केमिस्ट बना के छोड़ दूं या मैं आपको डॉक्टर बनाऊं? है। यस सर। तो बोलना है ना, दुनिया मजा जी आएगा ना, दुनिया की हेल्प करोगे, फिर आप दुनिया की कंसलेशन लोगे फिर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। नेहा। हेलो सर। हाँ नेहा। सर मुझे ये पूछना था कि दोनों डेक जो आप बोल रहे हैं कि 2 डेक मंगवानी है, वो दोनों सेम ही होंगी, हाँ राइडर जी वेट? बिल्कुल, दोनों सेम ही रहेंगे, राइडर वेट टैरो डेक ही मंगवाने हैं आपने। ओके सर। 2 सेट, और अभी तो आप 2 सेट क्या, आगे जब काम करेंगे ना तो बड़े सारे टूल होंगे आपके पास, आप 3-4 सेट रखेंगे, है ना। एक लव रिलेशन के लिए सेट अलग रख दिया कि इससे लव रीडिंग ही करनी है मेरे को, है ना। एक मेडिकल सेट रख दिया कि इससे मेडिकल की रीडिंग करनी है सिर्फ। ये होगा आगे आगे, अभी एक ही औजार थोड़ी ना होता है इंसान के पास जब काम करता है, ठीक है, कई ओके सारे सर। औजार होते हैं। ओके सर। तो अभी आपको दो तो चाहिए आपको, क्योंकि जब मैं आपको रेमेडी बनानी सिखाऊंगा, तो मान लिया आप टैरो करते ही किसी की रीडिंग कर रहे हैं, या आप किसी को क्रिस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्रिस्टल के अंदर कार्ड की एनर्जी को इन्फ्यूज किया जाता है ना। तो फिर आप वो अपने जो हमारे रीडिंग वाले कार्ड है उससे नहीं करेंगे, हमारे जो अलग से डेक होंगे दूसरे रेमेडियल पर्पज से डेक, उनकी एनर्जी को उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके सर। तो जो लोग ठीक है अफोर्ड सर। कर सकते हैं मंगवा लो, नहीं तो फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद मंगवा लेना, ठीक ओके है। सर। ठीक है सर, चलो थैंक यू, बस ठीक यही है। पूछा। हाँ जी कविता जी बोलो। जय श्री कृष्ण सर। सर मुझे एक बात पूछना था कि जैसे हम लोग जैसे कल निकालेंगे, ठीक है, पर्सनल ईयर समझ में आ गया, पर्सनल मंथ समझ में आ गया, हाँ पर्सनल डे जैसे कल निकालूंगी तो कल के डेट के हिसाब से ऑब्वियसली निकालना बिल्कुल, कल की डेट लिखा ना, CCD, करंट है। सी कैलेंडर हाँ, डेट, कैलेंडर करंट डेट, हाँ। करंट बस कैलेंडर वही मेरे डेट, को करंट कैलेंडर बाकी मंथ, एकदम। करंट कैलेंडर ईयर,
यस यस, बाकी सब समझ में आ गया सर मेरे को। जब सब थैंक यू जिसका सो निकालना है, मच। मान लिया आप 2035 में निकाला जाता है कि आपका परसेंटेज क्या चलेगा, तो उस वक्त का निकालेंगे, उस वक्त का लेंगे आप। तो फिर पर्सनल डे उसी वक्त का लेना पड़ेगा फिर? नहीं, अगर आप ईयर जानना चाहते हैं ना, सिर्फ ईयर Okay. जानना चाहेंगे हम, अब ये तो नहीं 2035 में हम पर्सनल डे जानना चाहेंगे किसी दिन का क्या होगा, वो तो जरूरी नहीं है Okay. हमारा। आप Okay. पिछला कोई जानना चाहते हैं, अगला कोई जानना चाहते हैं, करंट का जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं वही लिखेंगे। ओके सर, बाकी समझ में आ गया सर, थैंक यू सो मच। चलो निधि, हाँ जी, निधि जी बोलिए। हाँ जी सर, हेलो। बोलिए निधि जी। एक मिनट सर, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वैसे ही बोल लो। हाँ सर, मुझे इन कार्ड्स को लेके ना, कलर्स को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है। जो इन कार्ड में, हर कार्ड में कलर है, किसी में ग्रीन है, पीछे ब्लू है, येलो है। हाँ मैंने जब से टैरो रीडिंग का सोचा माइंड में, तब से मुझे इन कलर्स को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है। हाँ, तो हम करेंगे ना, हर कलर को डिकोड करेंगे। हर कलर किसी न किसी नंबर, किसी न किसी प्लेनेट से गवर्न होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जब तक ये पूरे कार्ड खत्म होंगे, आपको सारे नंबर, सारे कलर, सारे प्लेनेट, इन सब के मीनिंग डिकोड आपके सामने हो जाएंगे। सर मुझे डे वन से उसकी हेयर कलर्स की क्यूरियोसिटी कोई काफी बात है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेंगे, कलर्स भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, आज का टाइम इतना ही था, ऑलरेडी 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, है ना, क्योंकि मेरी 7 to 8 न्यूमरोलॉजी की क्लास होती है, जिसके जो क्वेश्चंस है कोई बात नहीं, डटे रहिए। अब तो हमारी जर्नी स्टार्ट है, 1 महीना साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो बस इसी तरह जर्नी साथ रहिए, और मेरे को ब्लाइंडली सिर्फ 25 दिन में आपके मांग रहा हूँ, जिंदगी के 25 घंटे आपके मांग रहा हूँ। ये मुझे अगर आपने अपने दे दिए, तो यस, अगले 25 जन्म आप टैरो कार्ड नहीं भूलेंगे, ये भी मैं दावा करता हूँ आपसे, है ना। 7 जन्म नहीं, 25 जन्म टैरो कार्ड नहीं भूलेंगे। चलिए, जय श्री कृष्णा बोलेंगे, और बाकी की चर्चाएं फिर आगे मंडे को हम कर लेंगे। सभी को मैं अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण सर। श्री जय श्री कृष्ण।